हेलो दोस्तों, मैं हूं एसके झा और आप देख रहे हैं टेलीवॉच। कल बिहार में प्रथम चरण के वोट पड़े और केवल वोट क्या पड़े, वहां तो भूचाल आ गया। स्वतंत्रता के बाद से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। किसी ने भी इसके पहले सोचा नहीं था और कोई नेता भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो आखिर हुआ क्या? तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बिहार के जनता जनार्दन को सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि जब जब देश में कभी लगता है कि शायद परिस्थितियां बिगड़ रही हों, तो हमेशा जो शुरुआत होती है वो बिहार से होती है। तो क्या वो जो एक इतिहास है जो जनतंत्र का, वो इतना बलशाली है, बलवती है कि जब जब कहीं पे लगता है कि परेशानी हो रही हो तो अचानक आ जाता है। चाहे वो महात्मा गांधी जी का चंपारण मूवमेंट हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन हो, या उसके बाद भी सामाजिक न्याय की बात हो तो लालू जी आते हैं। जब सामाजिक न्याय अन्याय में तब्दील होने लगता है तो नीतीश कुमार आ जाते हैं एक नए बदलाव के लिए। जब लगता है कि देश में या प्रदेश में सारी संभावनाएं छीन होती जा रही हैं तो उस समय नीतीश कुमार आते हैं और 20 साल तक रहते हैं और एक परिवर्तन होता है। अब 2025 फिर से हम एक नए दहलीज पे खड़े हैं। ये किस बात का आगाज है कि अचानक इतनी ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग? 65% तो अभी चुनाव आयोग ने कहा है, जो संख्या और बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा रही है। तो चलिए, आइए आज हम लोग भी कुछ चर्चा करते हैं कि क्या सब फैक्टर्स थे, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने चुनावी परिदृश्य को अचानक से ऐसे चेंज कर दिया, भूचाल सा ला दिया है। चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात के लिए बिहार को बधाई दी है कि बिहार की जनता बधाई के पात्र है कि वो शुरुआत बिहार से करी है जो वोटर टर्नआउट का है, और वो भी तब जब पूरे देश में अपोजिशन ने एसआईआर को लेकर के हंगामा खड़ा किया था। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर जो बिहार वासी है, उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सवाल ये आता है कि जो 65% वोटर टर्नआउट है और वो जो 7-8% का जंप है, आपको दर्शकों याद दिला दूं कि 2000 में जब 62.6% के आसपास था तो वो रिकॉर्ड मतदान हुआ था और अभी 65% से ऊपर चला गया है। तो आखिर इतना ज्यादा टर्नआउट क्यों हुआ, उसके क्या कारण हैं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसके 2-3 फैक्टर्स जो सामने आते हैं और वो हर फैक्टर के साथ इसका परिणाम भी जुड़ा हुआ है। तो पहला जो एक्स फैक्टर है कि क्या प्रशांत किशोर, पीके फैक्टर। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार में पलायन की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा जो पलायन की वजह से सारे के सारे लोग, बिहार का युवा बाहर रोजगार के चक्कर में घूम रहा है, तो छठ के बाद वो बहुत दुखी होकर के वापस अपने कर्मस्थली की ओर जाता है। उन्होंने एक मुख्य मुद्दा बनाया और आश्वासन दिया कि यदि 14 के बाद उनकी सरकार बनती है तो उन्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। तो क्या ये जो बढ़ोतरी हुई है वो उन युवाओं की है जो बिहार आए लेकिन वापस नहीं गए? तो क्या ये फैक्टर है? अगर ये फैक्टर है तो फिर पीके फैक्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा फैक्टर, जैसा कि हर चुनाव में हो रहा है, वो महिलाओं का है। महिलाएं बिहार में, और न केवल बिहार में बल्कि देश के अन्य प्रांतों में भी एक्स फैक्टर के तौर पे उभर करके आई हैं। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश को, याद कीजिए महाराष्ट्र को, याद कीजिए हरियाणा को। इन 3 जगहों पे भी पहले चुनाव के बारे में जितने भी सर्वे थे, ओपिनियंस थे, या लोग उनके बारे में बातें करते थे, तो कभी भी एक तरफा चुनाव की बातें नहीं करते थे। लेकिन लाडली बहन आया, महिलाओं के लिए कार्यक्रम महाराष्ट्र में आए और हरियाणा में आए और कर्नाटक में भी आए, और उन्होंने चुनाव परिणाम को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया। तो क्या बिहार में जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसे अभी 10,000 योजना के नाम से लोग जानते हैं, तो ये 10,000 का कमाल है। तो क्या वो महिलाओं का जो एक नैसर्गिक झुकाव नीतीश कुमार की ओर है, क्या ये उसका परिणाम है कि महिलाएं और ज्यादा संख्या में बाहर आई? तीसरा फैक्टर है जो एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस प्रो इनकम्बेंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिहार में। लेकिन बिहार में कहते हैं कि जब जब 60% वोट आता है, 1990 में, 1995 में और 2000, तो तीनों बार लालू जी की सरकार बनी। तो उससे ऐसा लगता है कि जो पहली बार फिर 65% तक गया है, तो क्या उस ओर इशारा कर रहा है? तो इसके उलट 2005 से लेकर 2020 तक हर बार
मतों का परसेंटेज, मतदान का परसेंटेज बढ़ता चला गया। पिछले बार भी 2005 से 10 में ज्यादा, 10 से 15 में ज्यादा, 15 से 20 में ज्यादा, और हर बार नीतीश कुमार की सरकार बनी। ना केवल महिलाएं बल्कि जो पुरुष भी हैं, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड है, ईबीसी हैं, कुछ माइनॉरिटीज सेक्शंस भी हैं, जो दलित हैं, वो और उसके साथ जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो सबने मिलजुल करके वो सुनामी ला दिया। तो एक तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का आकर्षण क्या सुनामी ला सकता है? क्या उसकी वजह से आ गया? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये XYZ फैक्टर्स हैं, तो ये सब सारे फैक्टर्स गड़बड़ हैं। लेकिन इसके उलट यदि हम सीट वार एनालिसिस करते हैं, कम से कम मिथिलांचल में मैं स्वयं भी गया था, वहां यदि हम लोग सीट वार विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि हर सीट पे लगभग बराबरी का टक्कर है। जो ऐसी सीटें थी जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से किसी एक पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें थी, अगर केवल हम मिथिला में दरभंगा की सीट ले लें तो दरभंगा पारंपरिक रूप से बीजेपी की सीट है, और यही सब मानते हैं। कई बार जीत का अंतर 25-30 हजार 35 हजार तक जाता है, एक आध बार 6,000 और 12,000 भी गया है। लेकिन इस बार जन सुराज से जो पूर्व IPS अफसर RK मिश्रा जी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वोट बैंक का जो चंक है वो उनकी ओर चला गया, और ये त्रिकोणात्मक हो गया, ट्रैंगुलर फाइट हो गया दरभंगा में। और ये कहना मुश्किल है कि ये इस बार कौन विजयी होगा, कोई भी हो सकता है। उसके बगल में ग्रामीण क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से RJD की सीट रही है, उसमें भी एक जन सुराज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से खड़े हो गए, अब उन्होंने उस पारंपरिक सीट में सेंध लगा दी है। तो फिर से ऐसा तो नहीं कि वो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में फिर वो JDU की तरफ चला जाए। तो कमोबेश यही पोजीशन सभी सीटों पे है। तो जब आप सीट के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे जब विश्लेषण करते हैं, वहां पे ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तो एक अलग तस्वीर आती है। लेकिन जब एक समग्र रूप से जब जो वोट परसेंटेज बढ़ता है उसको आप देखते हैं, तो आप पेशोपेश में पड़ जाते हैं। क्या बिहार फिर से एक नए एक्सपेरिमेंट की ओर जा रहा है? बिहार फिर से एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहा है कि वोट परसेंटेज तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन ना तो ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए, ना ये प्रो इनकम्बेंसी के लिए, ये बराबरी रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वही पैटर्न फिर से उभर के आएगा जो 2020 के आसपास हुआ था। इन सब के बीच जो थर्ड फोर्स है, जो जन सुराज, चाहे वो सीट में कन्वर्ट कितने होते हैं ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरे चुनाव की स्क्रिप्ट यदि किसी ने लिखा तो वो प्रशांत किशोर ने लिखा। चाहे वो पलायन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, या इन सबसे जुड़े हुए मुद्दे हों, ये सारे मुद्दे सेंट्रल, सभी के लिए केंद्र बिंदु बन गए। प्रशांत किशोर के द्वारा जो 3 वर्ष तक प्रयास किए गए, उसका अगर आप एक पक्ष माने, एक प्रभाव माने, तो ये पूरा चुनाव उन्हीं के बातों के इर्द गिर्द जो उन्होंने कहा था उस पर घूमता नजर आता है। लेकिन क्या केवल इश्यूज इंपॉर्टेंट रहे या पार्टी भी इंपॉर्टेंट हो गई? तो इश्यूज होती हैं, पार्टी होता है और व्यक्ति होता है। तो क्या ये केवल इश्यूज तक सीमित रह गया, जैसा जो प्रारंभिक रुझान दिखा रहे हैं कि जितने अर्बन एरियाज हैं, खास करके शहरी क्षेत्र जो बिहार में लगभग 31 शहर हैं, वहां पे जन सुराज का असर काफी तेजी से देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए को और उसमें भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है। क्या एनडीए ने नीतीश कुमार जी को सीएम प्रोजेक्ट ना करके एक ब्लंडर कर दिया, एक गलती कर दी, और शायद कहीं ना कहीं जो जनरल आम जनता है उसमें एक कंफ्यूजन रहा। तो कमोबेश स्थिति ऐसी बन रही है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने डेमोक्रेसी को फिर से एक उस स्तर पे ला दिया है जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया, यदि उसी दिशा में दूसरे चरण में भी आप लोग खुल करके आकर के मतदान करें। आपने प्रथम चरण में एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके पूरे देश को संदेश दिया है, आप दूसरे चरण में भी इसी प्रकार से मतदान करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वोट अपने लिए करें, आप वोट अपने बच्चों के लिए करें, आप वोट अपने भविष्य के लिए करें, आप वोट बिहार के लिए करें, वो महत्वपूर्ण है। जातियों में, धर्मों में बहुत बटे, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। आपने देखा, आप में वो परिपक्वता है बिहारियों में कि अगर वो ठान लें तो वो कुछ भी कर सकते हैं जिस क्षेत्र में जाते हैं। हम लोग इस पे और भी चर्चा करेंगे, और आप लोग भी देखें कि पूरे जहां जहां पे प्रथम चरण में मतदान हुआ है तो कृपया कमेंट में भेजें कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। बाकी जो हो,
एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि बिहार धीरे धीरे बदल रहा है और वो बहुत आवश्यक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।